हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू राइटर्स डायरी। अननोन फ्रेंड के लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जब नियो को पता चलता है कि करण अपनी जॉब क्विट करने वाला है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है जहाँ उसे देबीना आंटी मिलती हैं। वो देबीना आंटी से करण के घर का एड्रेस लेकर उससे मिलने जाता है। करण नियो को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे भी ज़्यादा हैरानी उसे तब होती है जब नियो अपने मन की सारी बातें करण के सामने रख देता है। करण को ये कहीं न कहीं लगता ज़रूर था कि नियो उसकी परवाह करता है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है, उसके लिए बहुत पॉज़ेसिव भी फ़ील होता था। लेकिन नियो अपने मन में इतना कुछ छिपाए बैठा है या इतना कुछ दबाए बैठा है, इसके बारे में करण को कोई आइडिया नहीं था। करण वॉज़ रियली शॉक्ड, बट वो कोई भी रिप्लाई नहीं करता। नियो करण की तरफ से कोई जवाब ना पाकर वहाँ से मायूस होकर चला जाता है। नियो के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और वो यही सब शेयर करने के लिए अपनी मॉम के पास चला जाता है। करण भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन वो कुछ कहने सुनने की हालत में नहीं होता, क्योंकि उसकी जो सिचुएशन है लाइफ के अंदर वो ऐसी हो गई है कि वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहता। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसे हर तरफ से धोखा ही मिलेगा, या ये कहें कि वो किसी नए रिलेशन से होप नहीं रखना चाहता, क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा होपलेस हो चुका है। नियो की मॉम को जब ये पता चलता है कि उनका बेटा नियो किसी लड़के को पसंद करता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो नियो को समझाने की कोशिश करती हैं और उसे डांटती भी हैं। नियो वहाँ से भी परेशान होकर चला जाता है। अब उसके मन में यही होता है कि वो अब जो भी हो सच और नहीं छिपाएगा और अपने डैड को भी सारी सच्चाई बता देगा। यही सोचकर वो अपने डैड से मिलने के लिए चला जाता है। तो अब देखते हैं अननोन फ्रेंड चैप्टर 4। नियो अपने डैड को फ़ोन करके कहता है कि वो उनसे मिलने आ रहा है। नियो के डैड भी उसकी आवाज़ से समझ जाते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। थोड़ी देर बाद नियो अपने डैड के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां उसके डैड नहीं होते, लेकिन थोड़ी देर में ही नियो के डैड वहां आ जाते हैं। तब नियो तेजी से जाकर अपने डैड को गले लगा लेता है। नियो के डैड ये देखकर समझ जाते हैं कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि नियो बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रहा था। तब वो नियो को प्यार से चेयर पर बैठाते हैं और उसे पीने के लिए पानी देते हैं। नियो सिर्फ एक सिप लेता है और उसके बाद अपने डैड को बड़े ही उम्मीद भरी नज़रों से देखने लगता है। तब उसके डैड नियो से प्यार से कहते हैं, बेटा तुम्हारे मन में जो भी बात है तुम कह दो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो और मैं सच में जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम इतने परेशान हो। तब नियो अपने डैड से कहता है, डैड मुझे नहीं पता कि आप ये सुनकर कैसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए। मैं खुद नहीं जानता कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, क्या ये कहें कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मेरे मन की असली इमोशंस क्या हैं। मैं कुछ भी समझने की हालत में नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त आपके सिवाय कोई और मुझे ऐसा नज़र नहीं आता जो मुझे दलदल से निकाल सके, जो मुझे बता सके कि एक्चुअल में मैं चाहता क्या हूँ। नियो के डैड थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि नियो की बातें उनके कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। तब नियो के डैड नियो से कहते हैं कि वो रिलैक्स रहे और आराम से उन्हें सबको तसल्ली से बताए कि आखिर वो उनसे क्या कहना चाहता है। तब नियो एक गहरी सांस लेता है और अपने डैड को बताता है कि वो किसी को पसंद करता है। पहले तो नियो के डैड की समझ नहीं आता कि इसमें ऐसा क्या अजीब है जिसकी वजह से नियो इतना परेशान है। नियो इससे पहले भी रिलेशनशिप में रहा है, लेकिन उसने कभी भी अपने डैड से इस बारे में डिस्कस नहीं किया। लेकिन आज फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया। तब नियो के डैड कुछ नहीं कहते और शांत होकर नियो की बात सुन रहे होते हैं। तब नियो उन्हें बताता है कि जिसको वो पसंद करता है वो कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है। नियो अपनी सारी फीलिंग्स के बारे में उन्हें बताता है और ये भी कि वो खुद कंफ्यूज है कि इन फीलिंग्स को वो क्या नाम दे, क्योंकि वो जिसे पसंद करता है वो हमेशा बस उसी के बारे में सोचता रहता है। उसे नहीं पता कि इस फीलिंग को प्यार कहेंगे या कुछ और, या सिर्फ ये एक दोस्ती है जो काफ़ी आगे तक बढ़ गई है। तब नियो के डैड प्यार से नियो के कंधे पर हाथ रखते हैं और उससे कहते हैं, बेटा तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम किसी लड़के को भी पसंद करते हो तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी ये तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा जो भी डिसीज़न होगा मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तुम्हें अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है। और रही बात कि तुम किसी लड़के को पसंद करते हो तो ये तुम्हारी खुद की फीलिंग्स हैं। किसी की फीलिंग्स पर किसी दूसरे का कंट्रोल नहीं होता और तुम्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। फीलिंग्स को लेकर इतने ज़्यादा परेशान मत हो। तुमने अपने मन की बात कह दी है, अब इस बोझ को अपने मन से उतार फेंको। इन फीलिंग्स को तुम प्यार कहना चाहते हो या कुछ और, ये तो तुम्हें वक्त के साथ ही पता चलेगा। इसलिए मैं तुम्हें यही कहूँगा कि तुम अपने आप को थोड़ा टाइम दो, बहुत ज़्यादा जल्दी मत करो। धीरे धीरे तुम्हें खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि ये फीलिंग्स सिर्फ दोस्ती की हैं या फिर उससे कहीं ज़्यादा। नियो अपने डैड को बड़ी हैरानी से देख रहा होता है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसे सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन उसके डैड उसके साथ खड़े थे। उसके डैड ने बिल्कुल भी ओवर रिएक्ट नहीं किया और ना ही नियो पर गुस्सा किया। वो तो बल्कि उसे यही समझा रहे थे कि वो अपनी फीलिंग्स को समझने के लिए थोड़ा टाइम दे। नियो को लगने लगा था कि शायद नियो के डैड ही वो इंसान है जिनसे वो अपने मन की बातें कह सकता है
अपने डैड की ये बातें सुनकर नियो थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अपने डैड के गले लग जाता है। तब नियो कहता है, आई एम सॉरी डैड, आई नो कि मैंने आपको हर्ट किया है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अपनी फीलिंग से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सच कहूँ, जब से मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें आने लगी हैं, मैं एक पल भी चैन से नहीं बैठ पाया। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं चाहकर भी इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ। मैं चाहकर भी उस इंसान के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। वो इंसान जब मेरे पास होता है तो मुझे अच्छा लगता है, और जब पास नहीं होता तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं इसको क्या कहूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि शायद मैं उस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। इन फीलिंग्स को क्या कहूँ डैड, क्या मुझे उससे प्यार हो गया है या कुछ और? तब उसके डैड नियो की कमर पर प्यार से हाथ फेरते हैं और उसे कहते हैं, बेटा इतनी जल्दी मत करो। वैसे भी लाइफ में जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होने लगता है तब हम बहुत ज़्यादा बेचैन और परेशान हो जाते हैं। तुम्हारी लाइफ में और हमारी लाइफ में ये जो भी कुछ हो रहा है ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है। हमने या तुमने किसी ने भी ऐसा उम्मीद नहीं किया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सच्चाई को एक्सेप्ट ही ना करें। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी लड़के को पसंद करते हो और तुम्हें अपनी फीलिंग्स उसके लिए प्यार जैसी लगती हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन तुम्हें पहले अच्छी तरह से समझना होगा कि ये सच में प्यार है या सिर्फ थोड़े टाइम का अट्रैक्शन, क्योंकि कई बार हम अट्रैक्शन को भी प्यार समझ लेते हैं। इसलिए खुद को समय दो और जल्दबाजी में कोई भी गलत फैसला मत ले लेना। नियो ये सुनकर थोड़ा खुश हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अब उसके डैड उसके साथ हैं तो उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नियो ये सुनकर स्माइल करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर उसके डैड उसके साथ हैं तो वो ये भी फिगर आउट कर लेगा कि उसके मन में करण के लिए जो फीलिंग है वो सिर्फ दोस्ती वाली फीलिंग्स है या फिर ये सच में प्यार है। नियो अपने डैड की तरफ देखता है और नियो के डैड भी प्यार करण के चेहरे पर हाथ फेरते हैं और उसे कहते हैं कि वो हर तरह से उसके साथ हैं और उसके हर फैसले की रिस्पेक्ट करते हैं। बस वो यही चाहते हैं कि वो कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करे और हर तरीके से सोच समझ कर ही कोई कदम उठाए। तब नियो अपने डैड को बताता है कि वो मॉम के पास भी गया था, लेकिन उन्होंने उसको डांटा। और नियो के डैड उसे बताते हैं कि उसकी मॉम ने उन्हें फ़ोन किया था और ये भी कहा था कि मैंने ही नियो को शायद बिगाड़ दिया है। ये कहकर नियो के डैड हंसने लगते हैं। तब नियो हैरानी से अपने डैड की तरफ देखता है और कहता है, मॉम ने आपको भी ब्लेम किया, आखिर क्यों? वो ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे लगा था कि वो मुझे सपोर्ट करेंगी, लेकिन ना तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और उल्टा आपको भी बुरा भला कहा। तब नियो अपने डैड को हैरानी से देखता है और उनसे पूछता है, क्या आपको पहले से पता था कि मैं क्या कहने वाला हूँ, लेकिन आपने कोई रिएक्शन नहीं किया? तब नियो के डैड कहते हैं, बेटा तुम्हारे मन में जो फीलिंग्स थी वो अगर तुम्हारे ही थ्रू बाहर आती तो ज़्यादा अच्छा था। वैसे भी तुम्हारी मॉम को दूसरों की लाइफ कंट्रोल करने की आदत है, इसीलिए मैं और वो साथ नहीं रहते। पर अब मुझे ऐसा लगता है पर अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसने मुझे फ़ोन कर भी दिया तो ठीक ही किया। मैंने पहले से खुद को थोड़ा सा रेडी कर लिया था कि तुम जो कहने वाले हो उसका मुझे एकदम से ज़्यादा शौक ना लगे। ये कहकर नियो के डैड हंसने लगते हैं और माहौल को चिल बनाने की कोशिश करते हैं। नियो भी अपने डैड की बातें समझ जाता है। वो उन्हें प्यार से गले लगाता है और उन्हें आई लव यू बोलता है और साथ में उन्हें थैंक्स भी बोलता है उसका सपोर्ट करने के लिए। नियो के डैड स्माइल करते हैं और प्यार से अपने बेटे के सर पर हाथ फेरने लगते हैं। नियो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है क्योंकि उसके पापा उसके साथ थे। उधर हम देखते हैं कि चेतन बहुत परेशान हो जाता है। उसकी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये चल क्या रहा है। एक तरफ तो करण बिना बताए गायब हो गया है, दूसरा नियो सर भी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। चेतन फ्रस्ट्रेशन में करण को फ़ोन लगाता है। रिंग जाने के बाद जब करण फ़ोन नहीं उठाता तब चेतन दोबारा फ़ोन लगाता है। इस बार करण फ़ोन उठा लेता है तो चेतन उससे गुस्से में कहता है, आखिर हो कहाँ तुम, कम से कम फ़ोन तो उठा लिया करो। करण समझ जाता है कि चेतन गुस्से में है और हो भी क्यों ना, क्योंकि गलती उसी की है। उसने ही सबके फ़ोन को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। तब करण उसे सॉरी बोलता है और कहता है कि वो थोड़ा पर्सनल काम में बिजी था। तब चेतन उसे डांटता है और कहता है कि अगर पर्सनल काम में बिजी था तो इन्फॉर्म कर सकता था। वैसे भी अगर वो किसी को बता देता तो ज़्यादा अच्छा होता, और वैसे भी ये सब चल क्या रहा है। तब करण एक गहरी सांस लेता है और चेतन से कहता है कि वो जॉब क्विट करने के बारे में सोच रहा है। चेतन ने सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और करण से ऐसा करने की वजह पूछता है। तब करण उसे अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। वो उसे कहता है कि उसकी मॉम की तबीयत काफ़ी ख़राब है और उन्हें उनकी देखभाल की ज़रूरत है और इसलिए वो चाहता है कि वो अपनी मॉम के साथ रहे। कॉलेज से निकलने के बाद वो पहली बार अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, क्योंकि अब तक उसे अपनी मॉम के साथ रहने को नहीं मिला था। लेकिन अब वो चाहता है कि वो अपनी मॉम के साथ रहे और उनकी देखभाल करे। इसलिए वो उसी सिटी में कोई जॉब ढूंढकर अपनी मॉम को भी अपने साथ ही रखना चाहता है। इस बात को चेतन बहुत ध्यान से सुन रहा था और वो काम माइंड होकर करण को समझाता है कि जब उसके डैड बीमार थे तब उसे भी ऐसा ही लगता था कि वो शायद जॉब मैनेज नहीं कर पाएगा। तब चेतन उसे समझाता है कि नियो सर ने उसकी हेल्प की थी और वो बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल है, वो उसकी हेल्प करेंगे। अगर उसे मॉम से रिलेटेड कोई इशू है तो वो नियो सर से बात कर सकता है, नियो सर उसको सपोर्ट करेंगे। चेतन अपनी सारी बातें करण से शेयर करता है। वो बताता है कि कैसे नियो ने उसकी फाइनेंशियल हेल्प की थी और उसे काफ़ी लंबी छुट्टी भी दी थी और साथ ही वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी दिया था। चेतन ये सब बातें करण से शेयर कर रहा होता है।
तब चेतन करण को एडवाइस करता है कि जो कुछ उसने किया वो भी ऐसा ही कर सकता है। वो अपनी सिटी में रहकर भी कंपनी के लिए वर्क कर सकता है, उसे जॉब क्विट करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अपनी मॉम की देखभाल करने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। चेतन करण से ये भी कहता है कि मिस्टर पराशर ने उसे एक इंपॉर्टेंट पोस्ट दी है और इस पोस्ट के लिए उसको सैलरी भी अच्छी मिल रही है, जबकि किसी और कंपनी में एज ए फ्रेशर उसको अच्छी जॉब भी नहीं मिलेगी। चेतन ये सब बातें समझा रहा होता है और करण को भी लगने लगता है कि चेतन जो भी कुछ कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। दोनों में थोड़ी देर तक बात होती है और करण फाइनली मान जाता है कि वो जॉब क्विट नहीं करेगा। ये सुनकर चेतन खुश हो जाता है। करण के जॉब क्विट ना करने के पीछे कहीं ना कहीं नियो की वो फीलिंग्स भी होती हैं जो नियो ने उससे शेयर की होती हैं। करण भी नियो के लिए फील करता है और वो भी नहीं चाहता कि वो नियो से दूर हो, इसलिए वो जॉब क्विट नहीं करता। उसके मन में पहले यही आता है कि इन फीलिंग्स से बचने का तरीका यही है कि वो जॉब क्विट कर दे। फिर दूसरा, वो अपने मामा मामी से भी तंग आ गया था, क्योंकि उसके मामा मामी भी उसके डैड की इकलौती प्रॉपर्टी उसके बंगलों पर नज़र गड़ाए बैठे हैं और ना ही वो उसकी मॉम की अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। इसलिए उसे ऐसा ही लगता था कि अपने मॉम के साथ रहा जाए। लेकिन चेतन की बातें सुनने के बाद और नियो के बारे में सोचने के बाद करण यही डिसाइड करता है कि वो जॉब क्विट नहीं करेगा और जैसे भी हो यहीं से जॉब मैनेज करेगा और अपनी जॉब को कैसे भी करके मैनेज करेगा। जब नियो ऑफिस आता है तो चेतन उसे करण के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि करण ने जॉब ना क्विट करने का फैसला किया है। नियो ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन वो करण को फ़ोन नहीं करता। उसे ऐसा लगता है कि उसने अपनी तरफ से सब कुछ कह दिया, अब अगर करण को कुछ कहना है तो वो खुद ही फ़ोन करके उसे बताए। नियो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। चेतन को नियो का बिहेव थोड़ा सा वियर्ड लगता है। जो नियो अक्सर करण पर गुस्सा हो जाया करता था, आज उसने इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी कोई रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन चेतन ज़्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देता और अपने काम में बिजी हो जाता है। शाम को नियो जब घर आता है तो वो सोफे पर बैठकर आराम कर रहा होता है और दिन भर के बारे में सोच रहा होता है कि आज पूरे दिन भर कैसी हलचल उसके दिमाग में चलती रही, कितना सब कुछ उसने सुना, कितना सब कुछ उसने कहा। अपनी मॉम के साथ अपनी बात, अपने डैड के साथ अपने इमोशन शेयर करना और सबसे बड़ी बात जो करण के सामने उसने कही, ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। तभी अचानक से उसके फ़ोन की घंटी बजती है। वो देखता है कि करण उसे कॉल कर रहा है। वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में चमक आ जाती है। उसे लगता है कि फाइनली शायद करण उसकी बातों का जवाब देगा। जब नियो फ़ोन उठाता है तो करण थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं बोलता। तब नियो इधर से हेलो बोलता है। तब करण कहता है, आई एम सॉरी सर, मेरी वजह से आज आपको बहुत परेशानी हुई। तब नियो कहता है, परेशानी की क्या बात है, वैसे भी जॉब करना ना करना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें जॉब क्विट करनी है तो ये डिसीज़न भी तुम्हारा है और जॉब कंटिन्यू करनी है तो ये डिसीज़न भी तुम्हारा ही है। भला मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। नियो थोड़ा टीजिंग टोन में उससे बोलता है। तब करण थोड़ा सा घबरा जाता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने नियो को कोई जवाब नहीं दिया और शायद नियो की फीलिंग्स भी कहीं ना कहीं उसकी वजह से हर्ट हुई हैं, इसलिए नियो उससे नाराज़ हो गया है। तब करण फिर से उसे सॉरी बोलता है और उसे बताता है कि वो जॉब क्विट नहीं कर रहा है। ये सुनकर नियो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन करण के सामने बिल्कुल नॉर्मल प्रेजेंट करता है। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। नियो करण से उसकी मॉम के बारे में पूछता है। तब करण कहता है कि उसकी मॉम की तबीयत काफ़ी सालों से ऐसी ही है, उन्हें किसी चीज़ का सदमा लग गया था और तब से ही वो करण को पहचानती नहीं है। ये सुनकर नियो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। वो करण को चिल करने की कोशिश करता है और टॉपिक को चेंज कर देता है। तब वो करण से कहता है कि अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमेशा उसके साथ है। वो फाइनेंशियली भी करण की हेल्प करना चाहता है। तब करण नियो का थैंक्स बोलता है और उसे कहता है कि उसे फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बस नियो उसको अपनी कंपनी में जॉब पर रख रहा है, वो भी उसकी इतनी सारी कंडीशंस होने के बावजूद यही उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प है। थोड़ी देर के लिए दोनों के बीच में साइलेंस मोमेंट आ जाता है। ना तो करण कुछ कह रहा होता है और ना ही नियो। ऐसा लगता है जैसे दोनों खामोशी में ही बातें कर रहे हों। दोनों इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। इधर नियो इंतज़ार कर रहा था कि करण कब उसकी फीलिंग्स के बारे में बात करेगा और उधर करण इंतज़ार कर रहा था कि शायद नियो फिर से उससे कुछ पूछेगा, क्योंकि उसे लगता था कि जब नियो कुछ पूछे तभी शायद वो जवाब देगा। दोनों में से कोई नहीं बोलता। तब नियो फाइनली साइलेंस को ब्रेक करता है और करण से कहता है, करण आई एम सॉरी, मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा, अगर तुम्हें मेरी बातों से बुरा लगा हो तो मैं सीरियसली तुमसे सॉरी बोलता हूँ। तब करण अचानक से कहता है, नहीं नहीं सर, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हमें अपने मन की बात कह देनी चाहिए। नियो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और करण से कहता है, तुम्हारा क्या जवाब है, मैंने तुमसे अपने मन की सारी बातें कह दी, क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना। तब करण कहता है, सर मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, मैं बस इतना ही कहूँगा कि आपने जो भी कुछ कहा उससे मुझे अच्छा ही लगा है। आपकी बातों ने मुझे हर्ट नहीं किया, बल्कि कहीं ना कहीं मुझे ये होप दी है कि मैं कहीं अकेला नहीं हूँ, कोई है जो मेरे साथ है और मैं इसके लिए आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नियो ये सुनकर स्माइल करने लगता है और उसे ऐसा लगता है कि करण के मन में भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं।
क्योंकि नियो तो पहले ही अपनी फीलिंग्स बता चुका है, लेकिन अब नियो इस बारे में कोई और बात नहीं करता। लेकिन करण अभी भी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा होता है। लेकिन उनकी बातों से ऐसा ज़रूर लगता है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे के लिए बहुत डीप फीलिंग्स रखते हैं। थोड़ी देर तक बात करने के बाद दोनों फ़ोन कट कर देते हैं। नियो स्माइल करने लगता है। उसे लगता है कि करण के मन में भी उसके लिए कुछ है। उसके अंदर ये होप जाग जाती है कि करण भी उसे पसंद करता है। वो स्माइल करता है और अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। इतने दिनों के बाद शायद पहली बार आज उसे सुकून की नींद आएगी। अपने मन पर रखा इतना बड़ा बोझ हल्का कर दिया था। और उधर करण भी आज बहुत ज़्यादा सुकून में होता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसके साथ कोई है, कोई ऐसा जो उसे अपना मानता है, कोई ऐसा जो तकलीफ़ में भी उसके साथ खड़ा है। नियो के मन में उसके लिए जो फीलिंग्स है वो उसे मन में बहुत ज़्यादा सुकून दे रही होती है। वो अपनी मॉम के पास जाता है और उनका हाथ पकड़कर स्माइल करने लगता है और अपनी मॉम से कहता है, मॉम, काश आप बिल्कुल ठीक होती तो मैं अपने मन की बात आपसे ही कह देता, क्योंकि जिससे मुझे ये बातें कहनी है उससे कहने की मेरी हिम्मत नहीं है। मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस दिन मैं अपनी फीलिंग्स कहूँ उसी दिन मुझे कोई बड़ा धोखा मिल जाए। लेकिन काश अगर आप ठीक होती तो मैं आपसे अपने मन की बातें ज़रूर कहता। मैं आपसे ज़रूर कहता कि मैं भी नियो को पसंद करता हूँ। करण ये कहकर थोड़ा सा शर्मा जाता है और अपनी मॉम की गोद में सर रख लेता है। उसकी मॉम भले ही उसे ठीक से पहचानती नहीं थी, यही कहें कि सदमे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये एहसास था कि ये मेरा प्यारा छोटा सा करण है जो अब बड़ा हो गया है। करण की मॉम करण को प्यार से देखती हैं और जब वो प्यार से उनकी गोदी में सर रखे बैठा होता है तब उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगती हैं। करण ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और उस फीलिंग को महसूस करने के लिए ऐसे ही अपनी मॉम की गोद में सर रखे ही सो जाता है। उधर अगले दिन हम देखते हैं कि करण के मामा मामी को जब ये पता चलता है कि करण जॉब क्विट करना चाहता है तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि करण अगर जॉब छोड़ देगा तो जो पैसों की उम्मीद उन्हें रखी थी अब वो कहाँ से होगी, अब उन्हें पैसे कहाँ से मिलेंगे। उन्हें लगता था कि करण जॉब करने लगेगा तो अब थोड़े ज़्यादा पैसे उनको मिलने लगेंगे, क्योंकि करण के पापा के जो बीमा के पैसे आते थे उसमें थोड़ा बहुत ही वो उसकी माँ पर खर्च करते थे, बाकी सारे पैसे उनके खुद की जेब में ही जाते थे। अब उन्हें लगता था कि करण जॉब करने लगेगा तो वो उससे ज़्यादा पैसे ऐंठ सकेंगे। लेकिन अब करण के जॉब क्विट करने के फैसले से दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। करण की चाची गुस्से में करण के पास जाती हैं और उसे कहती हैं कि वो जॉब छोड़ने का फैसला बदल दे। वैसे भी उसके जॉब छोड़ने से इस घर का खर्चा कैसे चलेगा, उसकी मॉम की दवाइयों का खर्चा कौन भरेगा। करण ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और अपनी मामी पर गुस्सा करते हुए कहता है कि डैड के बीमा के पैसों से तो घर चल ही रहा है, और वैसे भी आप मेरी मॉम पर इतना खर्चा नहीं करते, और इस घर की हालत तो देखी ही है आपने। जितने पैसे आते हैं वो आपकी जेब में ही जाते हैं, जितने पैसे आते हैं वो आपकी जेब में ही जाते हैं। इस घर पर तो आप वैसे भी कुछ खर्च नहीं करते। करण के मामा भी वहीं होते हैं। वो भी करण को डांटते हैं और उससे कहते हैं कि वो अपनी मामी से तमीज़ से बात करे। तब करण अपना मुंह गुस्से में एक तरफ कर लेता है। करण की मामी करण पर और भी गुस्सा करते हुए कहती हैं, एक तो जान पहचान की वजह से इतनी अच्छी जॉब मिल गई है, तुम्हारे वो बॉस जिसकी वजह से तुम्हें नौकरी मिली है, इतनी अच्छी पोस्ट पर तुम्हें उसने रखा है, तुम्हारा बॉस तुम्हें यहाँ तक मनाने भी चला आया और उसके बाद भी तुम्हें नौकरी नहीं करनी। नखरे तो देखो लाड साहब के। करण की मामी करण को ताने मारने लगती हैं। करण के मामा भी उसे बुरा भला कहने लगते हैं। इन सब बातों से करण बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। तभी गुस्से में वो चिल्लाने लगता है और अपने मामा मामी से कहता है कि वो दोनों इस घर को छोड़कर चले जाएं। करण कहता है, आप दोनों ने आज तक मॉम की कोई देखभाल नहीं की। अगर देखभाल की होती तो वो आज तक ठीक हो जाती। वो जैसे पहले थी आज भी वैसी ही हैं। आप दोनों की नज़र तो मेरी मॉम के इस बंगले पर है। पर आप लोग एक बात ध्यान से सुन लीजिए, आप लोगों को इस बंगले में से कुछ नहीं मिलने वाला। अब मैं अपनी मॉम के पास वापस आ गया हूँ और मैं ही अपनी मॉम की देखभाल करूँगा। तो आपके लिए यही बेटर होगा कि आप दोनों इस घर को छोड़कर अभी के अभी चले जाएं, क्योंकि मैं अब आप दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आप दोनों बहुत ज़्यादा लालची हैं। करण ये सब गुस्से में कहकर वहाँ से चला जाता है। करण के मामा मामी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि करण उन्हें घर से जाने के लिए कह देगा। अचानक से उनके सारे प्लान पर पानी फिर जाता है। करण के मामा अपनी वाइफ को समझाते हुए कहते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया। अगर करण ने हमें घर से निकाल दिया तो इस बंगलों पर हमारा कब्जा कैसे होगा। तुम भी ना करण से ठीक से पेश नहीं आ सकती थी। ये सुनकर करण की मामी और ज़्यादा तिलमिला जाती हैं और कहती हैं, तुमने भी तो करण पर गुस्सा किया था, मुझे ही क्यों कह रहे हो। वैसे भी इस करण के रहते तो हमें बंगलो मिलने से रहा। अच्छा ही है हम यहाँ से चले जाते हैं। तब करण के मामा अपनी वाइफ से कहते हैं, इतने साल हो गए हैं हम मुफ्त के पैसे ले रहे थे, यहाँ रहते थे तो अपने मुफ्त में ही पैसों पर हाथ मार लिया करते थे, लेकिन अगर यहाँ से निकल जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम। इस उम्र में हमसे कोई काम तो होने से रहा। इसलिए कैसे भी करके करण को मनाओ, उसके सामने माफ़ी मांगो या कुछ भी करो, लेकिन करण को मनाओ कि वो हमें इस घर से ना निकाले, क्योंकि अगर उसने इस घर से निकाला तो इस बंगलों के साथ साथ जो पैसे हमें मिल रहे थे वो भी हाथ से चले जाएंगे।
करण की मामी अपने हस्बैंड की ये बात समझ जाती हैं और वो दोनों ही करण के पास जाते हैं। वो दोनों करण के सामने झूठे आंसू बहाने लगते हैं और अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में करण को फंसाने की कोशिश करने लगते हैं। करण उनके सारे इंटेंशंस को जानता था, लेकिन फिर भी उनके इतने नाटक के बाद वो पिघल जाता है और उनसे कहता है कि उन्हें घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। करण ने जानता था कि ये दोनों बहुत लालची, लेकिन फिर भी उसे पता था कि अगर वो उन्हें जाने के लिए कहेगा तो वो और भी ज़्यादा नाटक करेंगे, इसलिए वो उन दोनों को वहाँ रहने के लिए बोल देता है। लेकिन साथ में ये भी कहता है कि उसकी जॉब के मामले में वो दोनों कोई भी इंटरफेयर ना करे। तब वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं और करण वहाँ से चला जाता है। करण के माऊ मामी का प्लान कामयाब हो जाता है क्योंकि उन्होंने करण को अपनी बातों में फंसा लिया था। तब वो दोनों आपस में यही सलाह करते हैं कि अब करण से थोड़ा प्यार से पेश आएंगे, क्योंकि करण अब चीज़ों को समझने लगा है और अगर करण चाहे तो वो उन्हें इस घर से भी निकाल सकता है। और अगर उन्हें ये बंगलो अपने नाम करना है तो कैसे भी करके करण को अपनी मुट्ठी में करना होगा। अब वो दोनों प्लान बी पर काम करने लगते हैं और अब उनका टारगेट होता है करण को पोलाइटली अपनी बातों में फंसाकर उसकी नज़र में अच्छा बन जाए, क्योंकि जो काम चीखने चिल्लाने से नहीं होता वो काम प्यार से ज़रूर हो जाएगा। और अब वो दोनों प्लान बी पर काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं और करण के सामने अच्छा बनने का नाटक शुरू कर देते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। करण किसी दिन ऑफिस आता है तो किसी दिन घर से ही काम करता है और करण और नियो भी आपस में अच्छे से बात करते हैं। वो दोनों आपस में बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों लंच भी साथ में किया करते थे। दोनों को दूसरी कंपनी बहुत अच्छी लगने लगती है। चेतन ये सब देख रहा होता है। इनके बदले हुए नेचर को देखकर, इनके बदले हुए साथ को देखकर उसे बहुत खुशी हो रही होती है, लेकिन साथ में हैरानी भी हो रही होती है कि आखिर ये दोनों जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे या एक दूसरे से थोड़ा बचते थे, आजकल इतना साथ में क्यों हैं। लेकिन फिर भी वो इन चीज़ों को इग्नोर करने लगता है। वो दोनों ही आपस में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। नियो को जब भी ज़रूरत होती थी वो चेतन की जगह करण को ही बुलाया करता था और अब करण ही एक तरह से नियो को असिस्ट कर रहा था। चेतन को देखकर अच्छा भी लगता है कि नियो करण के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और करण को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है और साथ में करण भी ग्रोथ कर रहा है। करण की ग्रोथ देखकर चेतन को अच्छा लगने लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं चेतन ये भी फील कर रहा होता है कि आजकल नियो सिर्फ और सिर्फ करण के साथ ही टाइम बिताना चाहता है। एक दिन चेतन जब नियो के ऑफिस में होता है तब उससे कहने लगता है कि सर, आजकल आप करण के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं, मुझे तो लगता है आपने भुला ही दिया। तब नियो चेतन के पास जाता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहोगे और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करण भी अच्छा है और वैसे भी उसके साथ रूडली बिहेव करने का कोई मतलब भी तो नहीं बनता और उसकी मॉम की तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर हमें ही तो उसे सपोर्ट करना है। ये कहकर नियो स्माइल करने लगता है और चेतन भी स्माइल करने लगता है। चेतन जानता है कि नियो एक बहुत अच्छा इंसान है, वो एक प्योर सोल है और जिस तरह से वो करण की हेल्प कर रहा है और उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा है, वो समझ जाता है कि कहीं ना कहीं ये सब करण की मॉम की वजह से है, क्योंकि नियो नहीं चाहता कि करण परेशान हो। नियो का एक केयरिंग नेचर देखकर चेतन को भी अच्छा लगने लगता है, लेकिन वो अभी भी दूर दूर तक ये नहीं सोच पाता कि शायद इनके बीच कुछ और भी हो सकता है। उसे यही लगता है कि ये एक दूसरे की केयर कर रहे हैं। एक दिन नियो, चेतन और करण साथ में डिनर का प्लान बनाते हैं और तीनों ही एक होटल में जाते हैं। नियो तीनों के लिए डिनर ऑर्डर करता है। थोड़ी देर बाद नियो को किसी का कॉल आता है और वो उठकर कॉल अटेंड करने के लिए चला जाता है। चेतन और करण आपस में बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में करण उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। करण वॉशरूम में जाने के बाद गेट क्लोज कर लेता है। वो ध्यान नहीं देता कि वॉशरूम में पहले से ही नियो मौजूद होता है। नियो और करण दोनों ही गेट पर टकरा जाते हैं, लेकिन तब तक करण ने गेट लॉक कर दिया होता है। जब दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो ये दूसरी बार था जब नियो और करण आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। वो दोनों एक दूसरे का टच फील करने लगते हैं। थोड़ी देर के लिए दोनों की नज़रें आपस में मिल जाती हैं। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे दोनों का ध्यान कहीं और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को देखने में ही उनका ध्यान होता है। नियो करण की तरफ बहुत ही अफेक्शनली देख रहा होता है और उधर करण की आंखों में भी चमक आ रही होती है। करण जो काफ़ी समय से बिना प्यार के था, नियो की आंखों में इतना सारा प्यार देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे के टच से बहुत ज़्यादा वार्म फील करने लगते हैं। उन दोनों के बीच की हीट बढ़ने लगती है। दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जाते, बल्कि नियो करण के और करीब आने लगता है। नियो करण को धीरे से डोर पर पुश करता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। करण भी नियो को नहीं रोकता। शायद वो भी नियो का टच फील करना चाहता था, पता नहीं क्यों, लेकिन आज वो कुछ भी कहने की हालत में नहीं था। वो बस नियो को ही देखे जा रहा था। वो शायद खुद भी चाहता था कि नियो उसके करीब आए। वो नियो को फील करना चाहता था। उसके होठ बिल्कुल सूख जाते हैं। उधर नियो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता और करण के और ज़्यादा करीब जाने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के करीब होने लगते हैं।